Hi everyone, this is CA कोमल त्यागी and I welcome all of you in Mission 60 classes. दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए फॉर द May 2021 एग्जामिनेशन मैंने कुछ चैप्टर्स अपलोड किए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 आया था हमारा। साथ ही साथ मैंने जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की हुई थी जो कि रेलिवेंट है फॉर द May 2021 स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था May 2021 और उसमें सारे के सारे जितने भी रिकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने मर्ज कर दिए थे। राइट, अभी अपन लोग आगे अपना रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। मुझे पता है 10 से 12 दिन बचे हैं यहाँ पे एग्जाम्स के, लेकिन सीए स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम से पहला एक दिन जो होता है उसमें भी अगर वो कुछ चीज देखता है, रिवीजन के लिए कह रहा हूं मैं, तो उसके लिए बेनिफिशियरी होता है। राइट, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर कुछ चैप्टर्स अगर और मिल जाते तो हमारा बेनिफिट हो जाता। अरे क्यों नहीं मिलेंगे यार, आप मेरे को एक सवाल का आंसर दो। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है? टेल मी वन थिंग। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को बांटो, प्रॉपर्टी बांटो, पैसे बांटो, ठीक है जी, किसी भी चीज को बांटो वो घटेगा, लेकिन एक चीज है जो हमेशा बढ़ेगी, दैट इज नॉलेज। नॉलेज हिंदी में बोल सकते हैं हम इसको ज्ञान। ठीक है जी, तो ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मुझे वाला क्या दिक्कत, मेरी आईज में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। 7 डेज का 10 डेज का रेस्ट लिया था तकरीबन मैंने। टैक्स ऑडिट का भी प्रेशर था, मैंने काफी टैक्स ऑडिट भी छोड़ी अपनी, नहीं करी। क्यों? पहले अपना हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना हेल्थ। ठीक है जी, अभी मैं फ्री हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। सच बताऊं, कल से मैं रिलैक्स हूँ। कल मैंने काफी इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ, और तो वहां से मोटिवेशन आया। कुछ बच्चों का मेल आया कि सर नोट्स दे दो, कुछ का मेल आया कि सर अपना आगे रिवीजन को कंटिन्यू करा दो। तो यार मुझे भला क्या दिक्कत है, ठीक है ना, कराते हैं हम आगे। ऐसा रिवीजन कराऊंगा चैप्टर का कि ये चैप्टर आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से याद हो जाएगा। ठीक है ना, मैं पहले देख लेता हूं मैंने आपको क्या कराया हुआ था। हाँ, मैंने आपको एक YouTube रिवीजन के नाम से यहाँ पे कुछ चैप्टर करा रहा था। अगर मैंने आपने मेरा पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 देखा हो तो मैं यहाँ से डिलीट कर दिया करता था जो चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए। राइट, तो ये कुछ पेंडिंग है, स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करते हैं। और मैं यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं कैमरे से नहीं कर रहा, ना ही मेरा एडिटिंग करने वाला पर्सन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने सोचा डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग करूंगा और डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो हो सकता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग में, क्योंकि एडिटिंग तो कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक डायरेक्ट होगा। तो इस केस में हो सकता है कुछ आपको जैसे साउंड, हो सकता है स्टूडियो में साउंड आता है बाहर का, वो सुनाई दे, तो थोड़ा सा मैनेज एडजस्ट कर लेना। दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, स्टार्ट करते हैं एडवांस रूलिंग को। आसान चैप्टर है एडवांस रूलिंग। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, एडवांस रूलिंग पिछली बार 4 नंबर का आया है, और वो क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको चीख चीख के बताया था, भैया कर लो कर लो कर लो। लेकिन आपको क्या, आप थोड़ा ना करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मैंने लिख रहा है, एडवांस का मतलब है समय से पहले, और रूलिंग का मतलब है जजमेंट या फिर डिसीजन। ठीक है नहीं, यानी समय से पहले डिसीजन। समय से पहले अगर आप कुछ डिसीजन ले लेते हो, जजमेंट ले लेते हो, या फिर एग्री हो जाते हो, तो उसे ही बोलते हैं एडवांस रूलिंग। सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो? सुनो ना यार, आप अपने टैक्स की लैंग्वेज में पढ़ लो। एडवांस रूलिंग क्या होता है? एक रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज होता है जो इशूड होती है क्या? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अगर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाते हो कि सर या अथॉरिटी मुझे कुछ एडवांस रूलिंग चाहिए, मुझे समय से पहले कुछ जजमेंट चाहिए, कुछ डिसीजन चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये काम कर दूंगा बिना आपसे पूछे तो मुझे हो सकता है फ्यूचर में कोई दिक्कत हो। तो भाई मुझे अभी समय से पहले मुझे कुछ जजमेंट दे दो। ठीक है, उसके लिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे, वो रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज के बेसिस पे आपको कुछ थमा देगा, कुछ पेपर थमा देगा कि भी कुछ प्रोविजन थमा देगा, आपके हिसाब से ये प्रोविजन होने चाहिए, लगने चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कहता है, सुनो ध्यान से सुनो, व्हेन ए टैक्स पेयर ऑब्लिक एसएससी, एसएससी मैंने लिखा टैक्स पेयर ऑब्लिक एसएससी, ब्रैकेट में लिखा नॉन रेजिडेंट या फिर स्पेसिफाइड रेजिडेंट। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता एडवांस रूलिंग में कौन कौन से एप्लीकेंट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, नॉन रेजिडेंट होता है, साथ ही साथ स्पेसिफिक रेजिडेंट होता है। मैंने यहाँ पे सारे रेजिडेंट क्यों नहीं बोले,
लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे मान लो मेरी इनकम कितनी है, मान लो साल में 15 लाख रुपए मेरी इनकम है। मुझे अपनी इनकम कुछ कैलकुलेट करने में परेशानी हो रही है, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है कि यार इस पे क्या है कि ये मेरे बिजनेस की इनकम है, ये मेरी प्रोफेशन की इनकम है, ये मेरी या फिर फ्री वाली इनकम है, मुझे क्या है, क्या मैं एडवांस रूलिंग के पास जा सकता हूँ कि यार मेरे को बता दो ये जो मैं कमा रहा हूँ यहाँ से मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी ये की इनकम किस साइड में टैक्सेबल होगी। वो भगा देंगे मेरे को, कहेंगे हट हट हट। हमने जो एडवांस रूलिंग का प्रोविजन लेके आए, हम स्पेसिफिक रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के पर्सपेक्टिव से लेके आए। अब स्पेसिफिक रेजिडेंट क्या है, स्पेसिफिक रेजिडेंट को मैं अभी बताऊंगा बाद में, अभी बस ध्यान कर लो कि बड़े 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 रेजिडेंट। ओके, ये कहता है व्हेन ए टैक्स पेयर ऑब्लिक एसएससी, कौन, यानी नॉन रेजिडेंट या फिर स्पेसिफिक रेजिडेंट इज कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज है यार, एंड अनसर्टेन है अबाउट द प्रोविजन other than written documentation provided him clarification in respect of tax matter। तो उनको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एक रिटन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ, रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ दे देती हैं जिससे उनको क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा जी, ये एक जनरल था, ध्यान से सुनना। बेनिफिट क्या होते हैं, जब आप कोई भी एडवांस रूलिंग ले लेते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स क्या है, ध्यान से सुनना, ये बेनिफिट्स हैं। ये कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एडवांस में डिटरमाइन हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज। साथ ही साथ जब फ्यूचर एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में टैक्स लायबिलिटी आपकी पहले से ही डिटरमाइन हो गई और आपने अकॉर्डिंगली टैक्स पे वगैरह किया होगा, तो भैया लिटिगेशन में जाने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आता है भैया, बाहर के बंदे इंडिया में बिजनेस करने से पता है क्यों बचते हैं, क्योंकि इंडिया वाले बड़े चालू हैं, वो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी क्या है चेंजेस कर देते हैं। तो वो पहली सो कहते हैं एडवांस रूलिंग ले लेंगे भैया, अगर हम बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं या फिर इंडिया के किसी बंदे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो भैया हमें पता होना चाहिए यहाँ पे 40% टैक्स लगेगा या 38% लगेगा, पहले सब कुछ पता होना चाहिए। कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, ये हमें पहले पता होना चाहिए। नहीं तो हम भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे। अगर इन बंदों को बाद में कोई दिक्कत आ रही है, इंडिया में काम स्टार्ट तो कर दिया, बाद में दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे बहुत ज्यादा हैवी टैक्स कलेक्शन कर रही है, तो ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बंद करेंगे। लेकिन एडवांस रूलिंग जब इनके पास होगा ऑप्शन एडवांस रूलिंग का, तो भैया सीधी सीधी बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ जी, इट इज इनएक्सपेंसिव, कम खर्चीली है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रूलिंग है ये बाइंडिंग करती है किसको, एप्लीकेंट एज वेल एज डिपार्टमेंट को, दोनों को बाइंड करती है। ठीक है जी। आगे कहता है यहाँ पे टाइमली ट्रांसपेरेंट या फिर इनएक्सपेंसिव मैनर में यहाँ पे क्या जजमेंट दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि रूलिंग आर प्रोनाउंस्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है, रिसिप्ट करती है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन दे देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। ठीक है जी, कोई भी एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन आ जाए ये लाइन आपको जरूर याद होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, आंसर आप अपने आप देंगे क्योंकि ऊपर जो मैंने बताया उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। देखो, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है फाइनल स्टूडेंट्स में, मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, अबव एवरेज की बात नहीं कर रहा। अबव एवरेज बंदा जो होता है इंग्लिश भी अच्छे से समझता है, अपना रेगुलर रिवीजन करता है, वो पास कर लेता है सीए एग्जाम्स को ज्यादा से ज्यादा 1 या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में। ठीक है जी, मैं बात करता हूँ एवरेज स्टूडेंट्स। एवरेज स्टूडेंट्स को हमेशा मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं। रीजन बिहाइंड, बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार में, उसके बाद सीधा आंसर को करने की कोशिश करते हैं, आंसर होता है गलत, फिर वो आंसर को देखते हैं, अच्छा फिर कहते हैं अच्छा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पे 1 से 2 बार रीडिंग लेनी चाहिए, एक कम से कम 2 बार रीडिंग दे, 1 से 2 बार नहीं, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार कम से कम क्वेश्चन की रीडिंग देनी चाहिए आपको। उसके बाद समझना चाहिए, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कोई भी ताकत आपको फ्यूचर में उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कम होने से रोक नहीं सकती। सर आप ये क्या बोल रहे हो, ध्यान से सुनो मैं बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन की खुद रीडिंग देख लेना और मेरी वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा तो आपको लगेगा यार यार क्या क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर बलराम है, एक नॉन रेजिडेंट है। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट है। ये कहता है द अपील पर्टेनिंग टू द असेसमेंट ईयर 18-19 इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ITAT में उनकी कोई असेसमेंट के रिस्पेक्ट में 18-19 का असेसमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में एक अपील है जो ITAT में है अभी तक। पहले CIT अपील में गई होगी, उसके बाद ITAT में गई होगी। ठीक है जी। और यहाँ पे जो इशू है
वो क्या है, बीइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और उसके ऊपर टैक्स देयर ऑन, इसको डिटरमाइन करना है। अच्छा, सेम इशू इसी तरह का प्रॉफिट था क्या भैया, कि भैया एक्सपोर्ट प्रॉफिट और उसके ऊपर टैक्स डिटरमाइन करने का सेम इशू परसिस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एज वेल। मिस्टर बलराम्स ब्रदर दैट इज मिस्टर कृष्णा हैज ऑब्टेन्ड एन एडवांस रूलिंग। सेम इशू के ऊपर मिस्टर बलराम का भाई था, क्या था, कृष्णा था, उसने सेम इशू के ऊपर ऑलरेडी एडवांस रूलिंग ली हुई थी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है मिस्टर बलराम ने प्रपोज करा टू यूज द सेड रूलिंग फॉर हिज असेसमेंट पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 1920। मिस्टर बलराम कहते हैं अरे मेरे भाई का भी सेम इशू था, और लेकिन असेसमेंट ईयर ही तो चेंज था। मैं चाहता हूं कि जो डिसीजन मेरे भाई के रिस्पेक्ट में आया बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, वही डिसीजन मेरे लिए भी लिया जाए। ऐसा वो दलील दे रहा है, कौन, बलराम दलील दे रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला मैंने आपको बोला था रूलिंग जो बाइंडिंग करती है एप्लीकेंट एज वेल एज डिपार्टमेंट दोनों को बाइंडिंग करती है। ये बात मैंने क्या बोली थी, ये बात मैंने तब बोली थी जब एडवांस रूलिंग का डिसीजन आ जाता है। तो एडवांस रूलिंग ने जैसे कह दिया वैसे ही एसएससी को मानना पड़ेगा और वैसे ही डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। एडवांस रूलिंग का डिसीजन 6 महीने के अंदर अंदर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है, एडवांस रूलिंग हमेशा, मैंने यहां पे कहा, क्या कहा, एप्लीकेंट एज वेल एज डिपार्टमेंट, एप्लीकेंट और डिपार्टमेंट को बाइंड करती है। तो हमारे केस में एप्लीकेंट कृष्णा तो है, यानी बलराम का ब्रदर, लेकिन बलराम एप्लीकेंट नहीं है, क्योंकि बलराम अगर खुद एप्लीकेशन देता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को तो बलराम का बेनिफिट होता। तो यहां पे कहता है कि भैया जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये जो एडवांस रूलिंग है, ये शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु हैज शॉट इट, जिसने इस एप्लीकेशन दिया है केवल उसी को बाइंड करता है। साथ ही साथ ये बाइंड करता है प्रिंसिपल कमीशन यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह को। तो भैया इन दिस व्यू अबव प्रोविजन बलराम कैन नॉट यूज द एडवांस रूलिंग ऑब्टेन। तो इसमें आइडेंटिकल इशू के रिस्पेक्ट में जो एडवांस रूलिंग बलराम के भाई को दी गई थी वो बलराम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बलराम इज नॉट द एप्लीकेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है आईसीआई का। दो क्वेश्चन हो रहे थे, देखो दो क्वेश्चन हो रहे थे। यहां पे था एग्जामिनेशन वेदर द रेजिडेंट इन इंडिया कैन सीक एडवांस रूलिंग, क्या यहाँ पे जो रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया है ये एडवांस रूलिंग ले सकता है। साथ ही साथ ये आया था कि एक नॉन रेजिडेंट है तो वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन एडवांस रूलिंग ले सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, आई सेड इन द स्टार्टिंग कि भैया या तो नॉन रेजिडेंट या फिर स्पेसिफाइड रेजिडेंट एडवांस रूलिंग ले सकता है। अब सुनो, ये कहता है कौन सा नॉन रेजिडेंट। भैया देखो मैं पहले रेड पेन यूज कर लेता हूं क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो भी, चलो येलो करता हूं। ये कहता है, नहीं रेड ही अच्छा है, लेट मी टेक रेड। अबे आओ भाई, हाँ, ये कहता है कि नॉन रेजिडेंट ले सकता है। ये कहता है किस रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन दे सकता है नॉन रेजिडेंट, या एडवांस रूलिंग किस रिस्पेक्ट में ले सकता है, इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन विच हैज, ऐसी ट्रांजेक्शन या तो हो गई हैं या होने वाली है। दूसरा, रेजिडेंट भी एप्लीकेंट हो सकता है एडवांस रूलिंग के लिए, कब, अगर बात है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए रेजिडेंट भी दे सकता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर रेजिडेंट भला क्यों देगा, नॉन रेजिडेंट से रेजिडेंट का ताल्लुक क्या, ताल्लुक है ना दोस्तों। ये कह रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट arising out of transaction which has been undertaken or proposed to be undertaken by the resident applicant, देखा, विद सच नॉन रेजिडेंट। ये कहता है जो टैक्स लायबिलिटी आई है नॉन रेजिडेंट की, किससे आई है, जब वो ट्रांजेक्शन करेगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करेगा किसके साथ, रेजिडेंट एप्लीकेंट के साथ। तो रेजिडेंट एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ सच नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मैं इस नॉन रेजिडेंट के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूं या फिर कर चुका हूं, तो भैया हमें बता दो क्या टैक्स लायबिलिटी वगैरह आएगा। ठीक है जी। एंड सच, यहां पे एंड वाली बात आपको जरूर लिखनी है, एंड सच डिटर्मिनेशन शैल इंक्लूड एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, क्या सर रेजिडेंट केवल नॉन रेजिडेंट के रिस्पेक्ट में करेगा, ऐसा नहीं यार, बड़े बड़े रेजिडेंट। मैंने कहा था मोंटी एक छोटा लोग है, मैं एक सीए कोमल त्याग एक छोटा लोग हूं, 15-20 लाख की मेरी टैक्स लायबिलिटी है, मैं उसके लिए एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकता, नहीं तो मेरे को भगा दिया जाएगा, भाग यहां से भाग। मैं किसके लिए, कौन जा सकता है, तो कौन सा रेजिडेंट जा सकता है, तो यहां पे रेजिडेंट जा सकता है ऐसा रेजिडेंट जो
ये कहता है टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए रेजिडेंट एप्लीकेंट अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ ए वैल्यू ऑफ ₹100 करोड़ और मोर इन टोटल एंड सच ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय सच एप्लीकेंट एंड इट इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये कह रहा है कि भैया रेजिडेंट भी खुद भी एप्लीकेंट हो सकता है, किसके लिए, जो वो खुद ट्रांजेक्शन कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 करोड़ मोर, एक ट्रांजेक्शन की नहीं, एक की या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना। तो 100 करोड़ और मोर है, तो उस रिस्पेक्ट में बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन अगर कोई रेजिडेंट करने जा रहा है तो वो एडवांस रूलिंग ले सकता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है एडवांस रूलिंग के लिए जा सकती है, किस रिस्पेक्ट में, अगर इशू है रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे अगर मान लो इशू इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब सीआईटी अपील या फिर आईटीएटी वगैरह में भी अगर इशू पेंडिंग है ना, तब भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती है, किसके लिए, फॉर दी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। भाई टोटल इनकम की कंप्यूटेशन देखो जी हमने ऐसे करी, क्या आप एग्री हो, इतना हमारा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, क्या आप एग्री हो। अगर इस तरह की अगर कुछ एडवांस रूलिंग चाहिए तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट जा सकता है अगर वो कुछ ऐसी एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये इम्परमिशेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या नहीं, इस तरह का कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो दोनों यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। देखो दोस्त, मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है, आपको टाइम क्यों लगाया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। और इस टाइम को मैं देखूं अगर मैंने कितना टाइम लगाया है, हाँ तकरीबन 16 मिनट लगाए हैं। चैप्टर बड़ा है, अब मैं बाकी चैप्टर तो 10 से 12 मिनट में खत्म कर दूंगा। देखो ये कहता है प्रोसीजर ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का क्या प्रोसीजर है, जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट होगा, एलिजिबल एप्लीकेंट अभी जो हमने पढ़ा है भैया, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी, वो एप्लीकेशन देगा किसे, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को, ठीक है जी। हैविंग ऑप्शन टू विड्रॉ द एप्लीकेशन, देखो उसके पास ऑप्शन है, किसके पास, एलिजिबल एप्लीकेंट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। 30 डेज के बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी केसेस को, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे आपको पिछला क्वेश्चन आया था जहां पे 100% रिजेक्ट करेगी एप्लीकेशन। अभी 4 मार्क का क्वेश्चन आया था पिछले टाइम में, ठीक है जी, अभी टाइम में जो गया नवंबर वाला यार, ग्रुप 2 और ओल्ड सिलेबस में आई थिंक सो, जो पेपर मैंने डिस्कस किया था बच्चों को यूट्यूब पे, उसमें ये कह रहा है कुछ केसेस है। कब, कौन से केसेस, मान लो अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी का केस है और क्वेश्चन पेंडिंग है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर आईटीएटी या फिर सीआईटी अपील के पास कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो पीएसयू ले सकती है एडवांस रूलिंग, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है ना, तब नहीं जा सकती। अब पीएसयू के अलावा अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इनके पास ही पेंडिंग है, या फिर मैटर जो इन्वॉल्व है या क्वेश्चन जो इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी का एफएम में डिटर्मिनेशन करने से रिलेटेड है, तो भी आप नहीं ले सकते। या फिर आप जो क्वेश्चन रिलेटेड है विच हैज बीन डिजाइन टू, मतलब आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो जिससे क्या है कि आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, यानी एसएससी इतना चालाक है, वो कह रहा है कि भाई उसको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके ऊपर तो टैक्स लायबिलिटी है, तो इस तरह क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है कि हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, तो उसके केसेस में भी यहाँ पे 100% रिजेक्ट कर देगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। आगे, अब मान लो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है तो भैया आपकी जो भी कॉपी है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी प्रिंसिपल कमिश्नर को या फिर कमिश्नर को, ठीक है जी। और आगे क्या है कि जो अथॉरिटी है वो रूलिंग शैल बी प्रोनाउंस विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रूलिंग यानी जजमेंट, जजमेंट जो आएगा, 1 मिनट, अरे साउंड मंदा कर लो यार बाहर से प्लीज। यहाँ पे जो रूलिंग आएगा, जजमेंट जो आएगा वो आएगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन देना है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो डिसीजन आएगा ये एप्लीकेंट को बाइंड करेगा, ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को बाइंड करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को बाइंड करेगा। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, भैया मैंने क्या बोला था, ये इनएक्सपेंसिव है, यानी अप टू 100 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन है तो केवल 2 लाख रुपए फीस है, 100 करोड़ से 300 करोड़ तक का अगर ट्रांजेक्शन है तो 5 लाख रुपए फीस है, तो अगर ट्रांजेक्शन 300 करोड़ से भी ऊपर का है तो केवल 10 लाख रुपए का फीस है। और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज के लिए यहाँ पे बेनिफिट दिया गया, केवल 10,000 रुपए का फीस है। देखो कंपोजिशन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी बिफोर 26/5/2017 ये आपको खुद करना है, या फिर कंपोजिशन ऑफ
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अगर कंपोजिशन आफ्टर होता है 26/5/2017 तो उसमें एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, कुछ रेवेन्यू टीम के मेंबर होंगे, कुछ लीगल टीम के मेंबर होंगे, ठीक है ना। और कंपोजिशन अगर 26/5/2017 से पहले होगा तो क्या होगा, तो ये आपको खुद से ही करना है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया। पूरी चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके आईसीआई का क्वेश्चन है। मैंने इस चैप्टर में ज्यादा मेहनत नहीं करी क्योंकि आईसीआई ने ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन को एक बार फीस वगैरह के क्वेश्चन को या फिर ये प्रोसीजर को या फिर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये आपको करके जाना चाहिए। और मैं अब देखता हूं कि कितना मिनट का रिकॉर्ड हुआ। मैंने 20 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर एडवांस रूलिंग का खत्म करा दिया। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और फिर आपके लिए एक नया चैप्टर बनाता हूँ। आज मैं सूप पी के बैठा हूँ दोस्तों, ये देखो सूप है। आज मुझे कम से कम 5-10 चैप्टर आपके लिए बनाने ही बनाने हैं। थैंक यू।